लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 4 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है। 11 साल पहले फेडरल सोल्जर से भरा एक आर्मी ट्रक सिएटल में पेट्रोलिंग कर रहा होता है। ट्रक के अंदर जानोविक्स नाम का सोल्जर अपने साथियों को सर्जेंट ग्रीनबर्ग की फनी स्टोरी सुना रहा था कि कैसे उसने आम सिटीजन्स, जिन्हें ये वोटर्स कहते थे, उनकी बेरहमी से धुलाई की। जानोविक्स की बातें सुनकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि फेडरा के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स एक नंबर के फासिस्ट सोच वाले थे। तभी एक न्यू ज्वाइनी सोल्जर बार्टन उससे पूछता है कि ये लोग आम सिटीजन्स को वोटर्स कहकर क्यों पुकारते हैं। जानोविक्स को इसका कोई आइडिया नहीं था। तभी इनके करंट सर्जेंट आइजैक बार्टन को बताते हैं कि कैसे फेडरा ने सिटीजन्स के सारे ह्यूमन राइट्स छीन लिए थे, इंक्लूडिंग उनके वोटिंग राइट्स भी। इसीलिए सिटीजन्स को नीचा दिखाकर उनका मजाक बनाने के लिए फेडरा सोल्जर्स उन्हें वोटर्स कहकर पुकारते थे। तभी अचानक इनकी गाड़ी का रास्ता कुछ WLF के मेंबर्स रोक लेते हैं। आइजैक सिर्फ बर्टन को अपने साथ लेकर गाड़ी से नीचे उतरता है ताकि बर्टन को उसके पहले ही दिन कुछ सीखने को मिल जाए। आइजैक नीचे उतरकर कंफर्म करता है कि वो वाकई में WLF के लीडर हनराहन से मिलने आया है। फिर दोनों की आइडेंटिटी कंफर्म होते ही आइजैक 2 हैंड ग्रेनेड्स को ट्रक में फेंक कर सारे फेडरल सोल्जर्स को मार देता है। बर्टन ये देख चौंक पड़ता है। आइजैक WLF ग्रुप का मेंबर बन चुका था। फिर आइजैक बर्टन की तरफ मुड़ता है और तुरंत उसे ये फैसला करने के लिए कहता है कि वो किसकी तरफ है। इस घटना के 11 साल बाद सिएटल में अपने पहले दिन में डीना एक दवाई की दुकान से कुछ दवाइयां ढूंढ रही होती है जब उसे कुछ बहुत ही खास चीज मिलती है। एली, जो बाहर शिमर पर उसका इंतजार कर रही थी, उसके डीना को बुलाने पर डीना उसे कहती है कि वो 2 मिनट में टॉयलेट करके आ रही है। जिसके बाद सिएटल में आगे बढ़ते हुए इन्हें एक पुराना टैंक मिलता है जिसके चारों तरफ फेडरा के सोल्जर्स की कंकाल हो चुकी लाशें पड़ी हुई थी। टैंक की छानबीन करते वक्त एली गलती से उसका दरवाजा जोर से खोल देती है, जिसके कारण बहुत तेज आवाज होती है। ये दोनों तुरंत अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं, लेकिन किस्मत से आसपास कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होता। टैंक के अंदर भी इन्हें बस मरे हुए फेडरल सोल्जर्स की लाशें मिलती हैं। तभी डीना ने देखा कि दूर एक टीवी स्टेशन टावर पर WLF का साइन बना है, जिसे वो एली को भी दिखाती है। डीना और एली रात को इस बिल्डिंग की छानबीन करने का फैसला करते हैं, क्योंकि दिन दहाड़े घोड़े पर बैठकर सीधा इस जगह एंट्री मारना खतरे से खाली नहीं था। रात होने तक ये दोनों पास के एक म्यूजिक स्टोर में रुक जाते हैं। स्टोर की छानबीन करते वक्त एली को एक बहुत अच्छी कंडीशन में रखा एकॉस्टिक गिटार मिलता है। एली फौरन गिटार लेकर गाना गाने लगती है। एली को ऐसा गाता देखकर डीना की आंखें भर आती हैं और डीना को यह एहसास भी होता है कि वो एली से सच्चा प्यार करती है। दूसरी तरफ आइजैक एक किचन में एक तवे को गर्म कर रहा होता है ताकि वो मेल्कन नाम के एक सेराफाइट को टॉर्चर कर सके। आइजैक के काफी टॉर्चर करने के बाद भी यह आदमी टस से मस नहीं होता। आइजैक को यह जानना था कि स्कार्स का अगला हमला कहाँ होने वाला है, पर गर्म तवे से माल्कम के हाथ को बुरी तरह जलाने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता। यहाँ हमें पता चलता है कि WLF और सेराफाइट्स दोनों ही एक दूसरे को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को इस लड़ाई का जिम्मेवार ठहराते रहते थे और गुस्से की आग में ये लोग इतने पागल हो चुके थे कि दोनों ग्रुप के लोग बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते थे। आइजैक को लगता है कि आधुनिक हथियार और नए टेक्नोलॉजी की मदद से WLF इन्हें बड़ी आसानी से हरा देंगे, पर तभी माल्कम उसे याद दिलाता है कि हर दिन WLF का कोई एक मेंबर इन्हें छोड़कर सेराफाइट्स को ज्वाइन करने चला जाता है और इन सेराफाइट्स की आस्था इतनी शक्तिशाली है कि एक बार इसका हिस्सा बनने के बाद वो मरते दम तक अपने धर्म को नहीं छोड़ते। फिर माल्कम कहता है, जितना मर्जी टॉर्चर कर लो मुझे, मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलने वाला। ये सुनते ही आइजैक गुस्से में उसे गोली मार देता है। बर्टन बाहर खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था। वो भी अब बिल्कुल बदल चुका था और आइजैक की ही तरह स्कार्स से नफरत करता था। रात होते ही एली और डीना टीवी स्टेशन के पास पहुंच जाती हैं। बाहर एकदम सुनसान माहौल देखकर एली समझ जाती है कि शायद एंट्रेंस पर CCTV कैमरा वगैरह लगे होंगे। फिर ये प्लान बनाती हैं कि ये लोग पीछे के रास्ते अंदर घुसेंगे। पीछे के रास्ते 2nd फ्लोर पर खिड़की टूटी हुई थी। कांच पर लगा खून देखकर ये समझ जाती हैं कि शायद कोई और भी इनसे पहले इसी रास्ते अंदर घुसा होगा। अंदर जाने से पहले ये दोनों फैसला करती हैं कि अगर यहाँ कोई WLF का मेंबर दिखा तो ये उसे सीधा मार देंगे, चाहे वो एबी के गैंग का मेंबर हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये दोनों भी उसी रूट को फॉलो करते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाती हैं। अंदर जाते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने WLF की मेंबर्स को बुरी तरह से मारकर उनके शरीर को छत से लटका दिया था। दीवार पर लिखे संदेश और इन WLF की डेड बॉडीज को देखकर एली समझ गई कि यह काम उसी ग्रुप का है जिनकी डेड बॉडीज इन्हें जंगल में मिले थे। इन सोल्जर्स की डेड बॉडीज की बुरी हालत देखकर डीना को फिर से उल्टी आ जाती है। डीना फिर एक सोल्जर की बॉडी से वॉकी टॉकी ले लेती है
उसी पल कुछ और WLF सोल्जर्स बिल्डिंग में घुस आते हैं। एली और डीना इनसे छुपने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन आखिरकार जान बचाने की खातिर इन्हें 2 सोल्जर्स को मारना पड़ता है, जिसके कारण बाकी बचे सोल्जर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। एली और डीना किसी तरह से सबवे टनल में घुसकर वहां से बच निकलती हैं, पर कुछ देर बाद WLF सोल्जर्स यहां भी पहुंच जाते हैं और एली और डीना को ढूंढने के लिए ये सोल्जर्स फ्लेयर्स फेंक कर टनल में उजाला करने लगते हैं, जिसके कारण इनमें से एक फ्लेयर कॉर्डिसेप्स वायरस की जड़ों पर लग जाती है। बस फिर क्या था, एक बड़ी सी इन्फेक्टेड्स की फौज भागते हुए टनल में घुस आती है। एली और डीना तुरंत इनसे बचने के लिए सबवे ट्रेन के पुराने डिब्बों के अंदर घुस जाती हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। धीरे धीरे दर्जनों इन्फेक्टेड्स ट्रेन के अंदर घुस आते हैं। ये दोनों तुरंत ट्रेन के इमरजेंसी डोर से बाहर निकल जाती हैं और एक बैरिकेड को पार करके सीढ़ियों से ऊपर सबवे के एग्जिट तक पहुंच जाती हैं। लेकिन इस एग्जिट का दरवाजा बुरी तरह जाम होने के कारण निकलते वक्त डीना को बचाते हुए एली को एक इन्फेक्टेड काट लेता है। बाहर निकलते ही एली डीना को लेकर पास के एक थिएटर में छुप जाती है। अंदर जाते ही डीना एली पर बंदूक तान देती है, क्योंकि इसे नहीं पता था कि एली इम्यून है। एली किसी तरह डीना को शांत करते हुए समझाती है कि वो वाकई में इम्यून है। अगर चाहे तो डीना रात भर जागी रहकर एली पर बंदूक ताने रख सकती है। नींद में अगर एली इन्फेक्टेड में कन्वर्ट हो गई तो वो उसे बेझिझक गोली मार सकती है। डीना थोड़ा हिचकिचाते हुए उसकी बात मान लेती है। आधी रात को एली की आंख खुलती है। डीना अभी भी बंदूक लेकर बैठी थी। फिर एली डीना को अपने हाथ के काटे हुए निशान को दिखाते हुए विश्वास दिलाती है कि देखो, ये निशान अभी भी जैसे का वैसा ही है, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ। ये बात सुनते ही डीना पूरी तरह टूट जाती है और रोते हुए एली को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। सुबह होते ही दोनों एली की इम्यूनिटी और डीना की प्रेगनेंसी के बारे में बातें करने लगती हैं। डीना ये समझ गई थी कि एली ने अपने पुराने बाइट मार्क्स को छुपाने के लिए खुद का हाथ जलाकर उस पर टैटू बनाया था, क्योंकि एली लॉन्ग स्लीव्स पहनकर थक चुकी थी। डीना बचपन से ही जानती थी कि वो एक बाइसेक्सुअल है, पर अपनी माँ के प्रेशर की वजह से उसने बस लड़कों को ही डेट किया। डीना एली को बताती है कि जेसी काफी अच्छा लड़का है, पर उसको डेट करने के बाद डीना को यह एहसास हुआ कि जेसी नहीं बल्कि एली उसके लिए सही इंसान है। डीना अब अपनी सारी जिंदगी एली के साथ बिताना चाहती है, इसलिए एली को खोने के डर से उसने प्रेगनेंसी वाली बात उसे बता दी। फार्मेसी में डीना को असल में प्रेगनेंसी टेस्टर मिले थे। डीना ने 4 बार टेस्ट करके कंफर्म किया था कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है। एली भी खुशी खुशी डीना और उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती है और ये सोचकर चिंता करने लगती है कि जेसी के साथ साथ वो खुद भी बाप बनने वाली है, यानी एली, डीना और जेसी तीनों ही बच्चे के पेरेंट्स होंगे। तभी इन्हें वॉकी टॉकी पर नोरा का नाम सुनाई देता है, जो कि लेक हिल नाम की जगह पर थी। दोनों फौरन समझ जाती हैं कि अगर नोरा लेक हिल में है तो एबी भी वहीं मिलेगी। बाहर टेरेस पर जाकर इन दोनों ने देखा कि लेक हिल के पास भयंकर लड़ाई चल रही थी, यानी इस एरिया में घुसना इतना आसान नहीं होने वाला था। एली डीना को कहती है कि करंट सिचुएशन को देखते हुए भलाई इसी में है कि डीना यहीं रुककर एली के आने का वेट करे। और डीना एली का हाथ थाम कर उसे बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब हर लड़ाई में एली के साथ है।